Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। तो इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। और फर्स्ट टॉपिक है बुक में सेट्स, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज फॉर एज द मैथमेटिक्स इज कंसर्न। नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लास 10 तक आपने सेट्स जैसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। सो एक तरीके से ये नया स्टार्टिंग है, नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो आगे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेट्स पे ही के बेसिस पे ही डिफ़ाइन की जाएंगी। चाहे वो फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, और जब फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है क्लास 11th एंड 12th में। सो दैट इज़ द रीज़न कि दिस टॉपिक बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज सेट्स। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड सेट्स। क्योंकि डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे लिखी हुई भी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि हम जो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं सो वो मेंशन भी है। सेट्स हम लोग कहते हैं कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी डेफिनेशन है सेट की बुक्स में वो कहा गया है कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तब एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड वेल डिफाइंड, कि इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है ना। सिंपल सा एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है क्या। सो नाउ सी फॉर द वेल डिफाइंड मैंने एक इसका एक डेफिनेशन ये बनाया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज बेटर टू से कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स। ये एक कलेक्शन है। सो सेट्स, एक तो क्लियर हो गया कि सेट क्या है, एक कलेक्शन है। ओके, हमारा सेट जो है एक कलेक्शन है, यानी कलेक्शन तो बहुत तरह से बनाते हैं। तो हम जब कलेक्शन बनाएंगे वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड, जब हम वेल डिफाइंड वर्ड बोलते हैं सो हेयर द वेल डिफाइंड जो वर्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रूल से, कि देयर मे बी सम रूल। वहाँ पर कोई एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये बता सकें कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ दैट सेट और नॉट। वो मेंबर जो है उस सेट का एलिमेंट है या नहीं है। बट स्टिल दिस कलेक्शन वर्ड भी, कलेक्शन को भी क्या है कि जब हम डेफिनेशन पे आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सेट की डेफिनेशन है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, एक कलेक्शन पे और एक वेल डिफाइंड पे। सो नाउ व्हाट इज कलेक्शन, अब कलेक्शन क्या है। और जब हम कलेक्शन को डिफाइन करने जाएंगे तो हम कह सकते हैं कलेक्शन क्या है, ग्रुप है, कुछ चीज़ों को जब इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही फिर ग्रुप को डिफाइन करने की बारी आएगी। और हम जब इस तरह से डिफाइन करने जाएंगे तो कहीं ना हम एक सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स सेट को डिफाइन करने के लिए मैंने कलेक्शन यूज़ किया, कलेक्शन को डिफाइन करने के लिए मे बी हमने ग्रुप को यूज़ किया, ग्रुप को डिफाइन करने के लिए कोई और चीज़ यूज़ करेंगे, और हो सकता है इसी सीरीज में हम वापस सेट पे चले आए। तो इस तरह की डेफिनेशन भी मान्य नहीं है। नो डाउट इन अवर बुक्स इट इज रिटन एज कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और हम इसी डेफिनेशन को लेके ही आगे बढ़ेंगे। बट स्टिल सेट क्योंकि इस तरीके से जब डिफाइन करते हैं तो वो डेफिनेशन पूरी अप्रोप्रिएट नहीं लगती है, इसलिए बहुत सारे मैथमेटिशियंस का ये मानना है कि क्यों ना सेट को मैथमेटिक्स का अनडिफाइंड है ना टर्म ले लिया है, तो सेट इज अनडिफाइंड। ये एक अनडिफाइंड टर्म है। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि क्लास 9th में आप 6 to 8 तक है ना, फ्रॉम क्लास 6 to 8 यू लर्न अबाउट लाइन पॉइंट एंड प्लेन। बट इन क्लास 9 ज्योमेट्री what we define that we says that कि these three terms point, line and plane are undefined term of the geometry, ये geometry के undefined term है। in the same sense we are also taking these sets as a undefined term। बट स्टिल क्या करना है कि हम यहाँ अब अनडिफाइंड टर्म लेके अगर इसको छोड़ देंगे तो हमें ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया है कि इसको एक कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन है और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अब रूल से मेरा मतलब क्या है कि सपोज करें कि हमने एक कलेक्शन लिया, और जिसमें अभी जो भी सपोज मेरे स्कूल में
जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल के जो क्लास 11th मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और सपोज वो स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ, ये स्टूडेंट्स के नेम है, सपोज है ना, कि दीज आर द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स मेरी क्लास के हैं, तो मैंने इसको एक कलेक्शन बना दिया। अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? एक तो क्या है कि हम अलग अलग इनको पहचान सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि हमने इसको जो अनदर डेफिनेशन ली है सेट की, सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अब क्या है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट है, यानी कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन, कोई भी किसी भी मेंबर्स का इस कलेक्शन के अंदर वट एवर मेंबर्स आर देयर ना, उनमें से किसी भी मेंबर का कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा। सो नो रिपीटेशन इज देयर, है ना, सब इंडिविजुअल है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अनदर वन डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल में नहीं, हम इनकी अलग अलग पहचान कर सकते हैं। और अगर कोई एक और स्टूडेंट, सपोज उसी स्कूल का एक बायो का स्टूडेंट है, पी आता है, पी, अब हम ये इजीली बता सकते हैं कि पी इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस कलेक्शन। पी जो है इस कलेक्शन का मेंबर नहीं है। सो दैट डिफाइन मी डिस्टिंग्विशेबल, उसको मैं डिस्टिंग्विशेबल बोल सकता हूँ। यहाँ वेल डिफाइन और वेल डिफाइन का एक मीनिंग और है कि जैसे मैंने एक कलेक्शन और डिफाइन किया। सपोज हमने एक कलेक्शन लिया, एक कलेक्शन बनाने जा रहे हैं गुड क्रिकेटर्स, है ना, गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, है ना। अब एक चीज बताइए, क्या ये वेल डिफाइन है? ये वेल डिफाइन नहीं है। अब ये वेल डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेग हो गया। हम किसको गुड कहेंगे? कि अब इसमें से जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर गुड हैं और कौन से प्लेयर गुड नहीं है, ये बताना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट सिंपल टू टेल, क्योंकि दीज आर द गुड क्रिकेट प्लेयर और दीज आर द बैड क्रिकेट प्लेयर। तो यहाँ जो वेल डिफाइन का मतलब हम ये भी एक सेंस ले सकते हैं कि जिस चीज को हम बोलने जा रहे हैं, जिस कलेक्शन को बोलने जा रहे हैं, वो कलेक्शन अपने आप में इस तरह से डिफाइन होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि कल होके हम बता सकें कि जो अदर जो और कोई मेंबर अगर आ जाए, तो वेदर दैट मेंबर इज ए पार्ट ऑफ दैट कलेक्शन, वो उस कलेक्शन का पार्ट है या उस कलेक्शन का पार्ट नहीं है। तो मैं सेट की डेफिनेशन को दो तरीके से ले सकता हूं। एक हो गया कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऑन अनदर डेफिनेशन वी कैन से कि सेट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती है जब मैं डेफिनेशन के बारे में आता हूँ। जनरली व्हाट वी डू, जनरली हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स को यूज करते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना। सो वी यूज, वी कैन से, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है शायद, वी यूज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स मीनिंग कैपिटल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स टू रिप्रेजेंट ए सेट, टू रिप्रेजेंट ए सेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने एक सेट बनाया, तो मैं क्या करूँगा, सेट का जब नाम रखने की बारी आएगी तो हम एक कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे। दूसरा एक टर्म होता है एलिमेंट, है ना। हेयर द एलिमेंट्स मीनिंग उस कलेक्शन, जो मेंबर्स है ना, उस कलेक्शन के जो पार्ट्स हैं, उस कलेक्शन के पार्ट्स हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। सो दीज आर ए बी सी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन और दिस सेट। और इसको हम जनरली स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट अवर एलिमेंट्स। नाउ, अब नाउ ए इज ए सेट, अगर एक सेट है एंड वी से ए, और ये साइन जो यूज करते हैं, दिस साइन इज नोन एज बिलोंग्स टू, दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू। और अगर हम यहां पर जैसे P इसको बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हम कहेंगे P डज नॉट बिलोंग टू ए। सो हाउ वी रीड इट, हम इसको कैसे रीड करेंगे, A बिलोंग्स टू ए। दैट मीन A जो है, एलिमेंट A इज ए पार्ट ऑफ, और A इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट A। हियर वी से कि P इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। P डज नॉट बिलोंग टू A मीन्स P जो है वो A का एलिमेंट नहीं है। A बिलोंग्स टू A का मतलब A जो है वो A का एक एलिमेंट्स है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द सेट। और इसके अलावा क्या करते हैं हम, इस तरह के करली ब्रैकेट्स को, मिडिल ब्रैकेट बोलिए, करली ब्रैकेट, यानी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट को यूज करते हैं। यानी एक सेट को यूज करने के लिए कैपिटल लेटर्स, सेट को रिप्रेजेंट, उस कलेक्शन को हम इस तरह के ब्रैकेट में बंद करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे, उस कलेक्शन के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 8 9, जहां तक भी लेना है, लेट इट बी कि मेंबर्स ऑफ दिस
कलेक्शन. सो दिस व्हाट वी मीन बाय द वर्ड सेट. ये हो गया सेट का मतलब कि हमें हमारा सेट से क्या मतलब है. We can take some examples also. I have written some of the example of a set. The collection of all state in the Indian Union. The collection of all states in the Indian Union is a set. आप अगर जो भारत इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उन सबका एक कलेक्शन बनाएंगे वो सिंपली ए सेट है क्योंकि वेल डिफाइंड है. द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. द कलेक्शन वॉज इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. बट द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इज नॉट ए सेट. ये सेट नहीं है. इज नॉट ए सेट. ओके, ये हमारा सेट नहीं है. अगर मैं एग्जांपल की बात आऊंगा ना तो क्योंकि मैंने अपने साथ एक बुक भी रखी हुई है. सो अगर आप एक्सरसाइज 1.1 आर डी शर्मा की बुक में आ जाएंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को मैं उससे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. अगर आपके पास बुक है तो आप बुक साथ में रख सकते हैं पढ़ने के लिए. सपोज यू आर नॉट विद दैट बुक एट प्रेजेंट. सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कलेक्शन एंड ए सेट. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. सो वी कैन मतलब कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है. सो क्या होगा कि एवरी कलेक्शन इज ए सेट. नहीं, एवरी सेट इज ए कलेक्शन है ना. हम डिफरेंस क्या बोल सकते हैं कि एवरी कलेक्शन आई कैन से लाइक दैट कि एवरी कलेक्शन इज ए सेट. हर एक कलेक्शन एक सेट होता है. बट एवरी कलेक्शन इज सॉरी गड़बड़ हो गया ना. एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट. इज नॉट ए सेट. बट every set is a collection. But every set is a collection. Okay? सारे के सारे अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो ईच कलेक्शन एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट. हर एक कलेक्शन एक सेट नहीं हो सकता. लेकिन अगर कोई सेट है तो वो 100% एक कलेक्शन होगा. सेकेंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट जस्टिफाई योर आंसर. इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सेट नहीं है. तो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ ना कि ओके जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको सेट बोलेंगे और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे. तो सी जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया है ना. आई डोंट थिंक अगर लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, वही क्रिकेट की तरह हो गया. द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर. ओके, इंडिया की बात है ये. हॉकी प्लेयर्स ये सेट नहीं हो सकता है. देन अगर हम सेट नहीं होने की बात करेंगे इसी में द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स. द अनदर वन द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. सी अगेन अब ये डिफिकल्ट टॉपिक ये भी वेल डिफाइंड नहीं है. डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है. एक टॉपिक हो सकता है आपके लिए जो डिफिकल्ट है वो आपके फ्रेंड के लिए डिफिकल्ट नहीं है ना. उसके लिए वो इजी है. अब मेरे लिए जो इजी टॉपिक है हो सकता है वो आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा. लेकिन जब आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो वही टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा. सो दैट मीन अब वो वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से वो डिफिकल्टी बदलती चली गई. जब तक आपने नहीं पढ़ा था तो टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट था. लेकिन जैसे ही आपने उसको पढ़ लिया तो वो टॉपिक आपके लिए इजी हो गया. तो ये हमारा सेट नहीं है. हम और इसमें से एग्जांपल अगर ढूंढने की कोशिश करें तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. all question an of all question in this chapter. Okay, leave it. I don't understand कि ये सब कुछ printing mistake है. Then one more is there. Maybe अगर हम collection of all chapters बोले all questions in this chapter तो ये एक set हो जाएगा है ना. ये simply set होगा. एक collection of most dangerous animals of the world. Again this is not well defined है ना. ये defined well defined नहीं है. और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्योंकि हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं हमने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया. इसका ए गिवन है और ए में मेंशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, देन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन में 4 फिल इन द ब्लैंक्स ए. इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं. -4 फिल इन द ब्लैंक्स ए
then 12 fill in the blank से. So here हमें belongs to और does not belong to का साइन यूज करना. जैसे यहाँ पर belongs to करेंगे क्योंकि 4 is an element of the set, but -4 since does not belong to it, so we put does not belong to. That means in question number 3 you have to put either this sign or this sign. So whenever it belongs we put this sign, or if does not belong then हम इस sign को पुट करेंगे. तो ये हमारा सिंपल सा हो गया कि सेट की डेफिनेशन हो गई. अभी हमने जो डिस्कस किया है दैट इज नथिंग बट ए सिंपल कि व्हाट वी मीन बाय दिस वर्ड सेट. हमारा सेट से क्या मतलब है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन कि सेट को रिप्रेजेंट करना है ना. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. लेट अस स्टार्ट विद एक और छोटा सा डिस्कस करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट और डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट कि सेट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है. सो देयर आर टू वेज. द वन इज नोन एज रोस्टर मेथड. एक मेथड जो है वो रोस्टर मेथड है, एंड द अनदर वन इज अवर सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म. दिस रोस्टर मेथड इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर मेथड, है ना. टेबुलर मेथड. व्हाट वी मीन बाय, सपोज हमने एक सेट लिया, सेट ए, जिसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सपोज दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए. सो हमने क्या किया, जितने भी उसके एलिमेंट थे उन सबको लिस्ट कर दिया, है ना. यानी हमने ब्रैकेट्स के अंदर whatever elements are there for the set A, हमने उन सबको लिख दिया. So represent this type of representation is known as roster form और tabular form. तो हमने टेबल की तरह क्या किया, सबको ही लिख दिया है. ओके, सो दिस इज अवर सिंपल रोस्टर फॉर्म हो गया. दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है. तो जब हम वो जो वेल डिफाइन में जिस रूल की बात कर रहे थे ना, हम जब उस रूल को यूज करेंगे, डेफिनेशन को यूज करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है. जैसे एग्जांपल के लिए इस सेट को क्या करते हैं, हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं x. अब मैं एक ऐसा रूल ढूंढता हूं जो इसको डिफाइन कर सके, इन 10 मेंबर्स को डिफाइन कर सके. अब एक जब आपके स्कूल्स में मीटिंग होती है और प्रिंसिपल जैसे बुलाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार में सभी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता ना. सो व्हाट द प्रिंसिपल डू, वो इस क्लास के मॉनिटर को बुलाते हैं. सो क्या मॉनिटर इंडिविजुअल उस मीटिंग में जा रहा है, नहीं. मॉनिटर क्या कर रहा है, मॉनिटर उन सभी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, हम सारे एलिमेंट को लिखने के बजाय हमने उस मॉनिटर को ले लिया x, और ये साइन हो गया सच दैट. दिस इज द साइन ऑफ सच दैट x. अब x उसका एक मेंबर है. हम क्या कह रहे हैं, जैसे ना वो उस क्लास का मॉनिटर है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. किस क्लास का है, यानी x किसका मेंबर है, इसको डिफाइन कर देंगे. अब यहां पर जैसे हमें पता लगा कि x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से 10 के बीच में है. ये ना डेफिनेशन है, एक रूल जिससे इन 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो है कि x इज ए नेचुरल नंबर. तो हम कहते हैं कि x जो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 10 है, और साथ में क्या है, एंड x इज ए नेचुरल नंबर, और साथ में x एक नेचुरल नंबर है. ओके, x एक हमारा सिंपल सा नेचुरल नंबर हो गया. तो ये हमने सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. यानी जब कभी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उस डेफिनेशन या उस रूल को यहाँ पर यूज करेंगे. से एक बहुत सिंपल सी तरीका है कि जब हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स है सबको लिख देना है. अब जैसे आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स है तो क्या होगा, अगर मुझे उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म इज ए बेटर चॉइस. वाई इट इज ए बेटर चॉइस, क्योंकि अगर उसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो उन 40 स्टूडेंट्स के नाम लिखने जाएंगे, तो 40 स्टूडेंट्स के नाम लिखने में वो सेट कितना बड़ा, लिखने के लिए मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए और समय भी चाहिए. तो वहां पर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे x सच दैट, यानी उन 40 स्टूडेंट्स को, आपकी क्लास में अगर क्लास 11 में 40 स्टूडेंट्स है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द 40 स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. लेकिन जब मैंने ये कहा कि x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये पूरा डिफाइन नहीं हुआ. अब ये कौन सी क्लास 11, वो आपके डिस्ट्रिक्ट की क्लास 11 या आपके स्टेट के सारे क्लास 11 के स्टूडेंट्स या पूरे भारत के क्लास 11 के स्टूडेंट्स, तो हम वहां पर आगे फर्दर डिफाइन कर देंगे वो किस स्कूल का है ना. वो क्लास 11th, सपोज क्लास 11 के सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, सो
मैथ सपोज जो सेक्शन ए है, जो मैथ सेक्शन है, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ 11th ए, और साथ में सपोज हम उस स्कूल का नाम लिख देते हैं ABC। सपोज ABC इज द नेम ऑफ द स्कूल, सो हम अगर ABC लिख देंगे तो अब वो पूरे 40 स्टूडेंट्स सिंपली डिफाइंड हो गए। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग ए सेट by using that rule or definition, we call it कि it is a set builder form। और हम आसानी से टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने एक्सरसाइज से पिक किया है, आपकी एक्सरसाइज 1.2। सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 नाउ। हमने भी क्या किया है, हमने व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है वो लिया है। हमने सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने किया है। हाँ, कुछ रिप्रेजेंटेशन हम लोग याद रखेंगे। हम लोग ऑलवेज कैपिटल N लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए। यानी अगर इस पूरी बुक में और हमारे 11-12 की बुक्स के अंदर n का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए लिया है। I फॉर इंटीजर्स, I की जगह पर Z भी यूज करते हैं लोग इंटीजर्स के लिए। वहीं पर अगर Z प्लस लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने सारे इंटीजर नहीं लिए हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर सेइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग Q यूज करते हैं रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए, Q का यूज करेंगे। R हम लोग यूज करेंगे रियल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और C हम लोग यूज करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ओके। सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज आर सम ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है। N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, Z फॉर इंटीजर, Z प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, Q फॉर रैशनल नंबर, R फॉर रियल एंड C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। हाँ, तो एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे बिफोर वी कंक्लूड दिस टुडेज क्लास। एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ यहाँ पे, और ये मैंने आपकी बुक जो आर्डिशम बुक है उसी से इस क्वेश्चन को लिखा है। सपोज ये एक हमें सेट दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस सेट को। सपोज एक हमारे पास एक सेट इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ओके। हमारे पास सेट जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो इट इज टेबुलर फॉर्म। ये सेट का क्या है, ये सेट का एक टेबुलर फॉर्म है। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x सच दैट। अब x है क्या, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो x में ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमने नंबर्स लिए हैं 1 से लेके 7 तक, है ना। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि n एक नंबर है जो 1 से लेके 7 तक है, और साथ में क्या है कि n नेचुरल नंबर भी है, ओके। अब और ये नीचे नंबर क्या है, नीचे नंबर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ 2 लिखा हमने, ये 5 है। 2 का स्क्वायर 4 में एक ज्यादा है ना, 3 का स्क्वायर 9 से एक ज्यादा है, 4 के स्क्वायर, यानी हम नीचे लिख रहे हैं n स्क्वायर प्लस 1। नहीं, x कैसा है, x सच दैट n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। और n क्या है, वो 1 से 7 के बीच में है। लेकिन जब हमने जैसे ही कह दिया, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, थोड़ा सिंपल बना देता हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि n इज ए नेचुरल नंबर, सो नो नीड टू राइट दिस ना। अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि 1 इज लेस देन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि n जो है वो 7 या 7 से छोटा एक नेचुरल नंबर है, सो इट मीन 1 से लेके 7 तक है। दैट मीन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सो वट एवर यू वांट टू से ना, हम जो भी कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली क्लियर कट समझ में आना चाहिए। वो दूसरे को पता लगना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। इस टॉपिक में हमने कोशिश की है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड सेट, कि सेट का एक्चुअली मतलब क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है। हमने कुछ सेट के एग्जाम्पल लिए हैं, साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। और देन हमने डिस्कस किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेरे साथ कर पाएंगे, चाहे वो क्लास 9 से लेके क्लास 12। और हम लोग थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि साथ में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी क्वेश्चनों को हम लोग इंक्लूड कर सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।